मूवी की शुरुआत में हमें एक 9 साल की छोटी लड़की स्टेफनी को दिखाया जाता है, जिसे किसी कारणवश उसके मम्मी पापा ने छोड़ दिया होता है। वह अपने घर में अकेली रहती है और खुद ही अपना ख्याल रखती है। उसका एकमात्र दोस्त एक कछुआ जैसा खिलौना है, जिसे वह फ्रांसिस कहती है। स्टेफनी को अपनी दिनचर्या में कार्टून देखना, पियानो बजाना, अपने लिए जूस तैयार करना और फ्रांसिस के साथ समय बिताना काफी अच्छा लगता है। अब एक दिन जब स्टेफनी टीवी ऑन करती है तो न्यूज चैनल पर दुनिया की दयनीय स्थिति दिखाया जाता है, जहाँ कुछ अलौकिक शक्तियाँ कई देशों में कहर बरपा रही होती हैं। न्यूज में यह भी बताया जाता है कि सभी देशों ने एक सख्त लॉकडाउन घोषित कर दिया है और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, यह लाइन कसम से कोरोना की याद दिला देता है। हालांकि स्टेफनी ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती है और बस न्यूज चैनल बदल कर अपने कार्टून चैनल को देखने लगती है। 9 साल की होने के नाते वह अपने हर काम में अनाड़ी है और अक्सर घर में गड़बड़ी कर देती है। फिर भी वह अभी भी संतुष्ट है और अपनी मम्मी पापा के बिना अकेले रहने में खुश है। अब उसी दिन जब स्टेफनी रसोई में अपना जूस तैयार कर रही होती है तो उसे ऊपर से आने वाली अचानक आवाज सुनाई देती है। डरी हुई छोटी लड़की फौरन आवाज का पीछा करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह केवल एक गेंद को गिरते हुए देखती है, जैसे कि कोई उसे खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। यह जाने बिना कि वह व्यक्ति कौन है, स्टेफनी उस पर चिल्लाती है और किचन में लौट आती है। तभी गलती से वह कांच के टूटे हुए टुकड़े पर कदम रखती है, जिससे वह दर्द से चीखने लगती है। लेकिन जैसा कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वह जल्दी फिर से हिम्मत जुटाती है और ऊपर की ओर लंगड़ाती हुई आगे बढ़ती है, जहाँ वह एक मेडिकल किट खोलती है और अपने घाव का मरहम पट्टी करती है। इसके बाद रात में स्टेफनी रात का खाना बनाती है और इसे परिवार के 4 लोगों के लिए प्लेटों में परोसती है, 2 अपने मम्मी पापा के लिए और एक अपने भाई और एक खुद के लिए। वह फिर ब्रश करती है और अपनी गुड़िया फ्रांसिस को एक कहानी सुनाकर सो जाती है। अब अगली सुबह स्टेफनी फ्रांसिस को फर्श पर लिटा देती है और उससे लुका छिपी खेलने के लिए कहती है। इसके बाद वह फिर सीधे एक कमरे में जाती है और एक टेंट के अंदर छिप जाती है। अब यहाँ जब वह अपना फैमिली फोटो एल्बम देख रही होती है तो स्टेफनी घर के बाहर एक खतरनाक जीव की आवाज सुनती है। घबरा कर वह अपना मुंह बंद कर लेती है और चुप रहने की कोशिश करती है। तभी एक राक्षस स्टेफनी के पास तेजी से दौड़ता है, लेकिन जब वह किसी को नहीं देखता तो वहां से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद स्टेफनी धीरे धीरे अपने टेंट से बाहर आती है और जीव को देखने के लिए खिड़की के पास पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात है कि वह किसी को नहीं देखती है और सोचती है कि लगता है जीव पास के जंगल में भाग गया है। वह फिर फ्रांसिस से कहती है कि राक्षस को शोर पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए। अब दोपहर में जब स्टेफनी फ्रांसिस के साथ फुटबॉल खेल रही होती है तो वह अपने पालतू खरगोश मिस्टर हॉफर को बगीचे में घूमते हुए देखती है। यह देखकर स्टेफनी जान पाती है कि वह किसी तरह से अपने पिंजरे से बाहर आ गया है। स्टेफनी मिस्टर हॉफर को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और उसके लिए कुछ खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। और कुछ देर बाद वह टोमेटो सॉस से भरा कटोरा लेकर वापस आती है। वह फिर मिस्टर हॉफर को वापस अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन खरगोश जंगल की ओर भाग जाता है। इसके बाद जब स्टेफनी रात में ब्रश कर रही होती है तो बिजली अचानक कट जाती है, जिससे स्टेफनी डर जाती है। वह फिर अपने भाई पॉल के कमरे की ओर भागती है और उसका हाथ पकड़ती है। अब स्टेफनी को पॉल का हाथ अजीब तरह से पीला और कमजोर दिखता है, जैसे कि वह पहले ही मर चुका हो। लेकिन जब स्टेफनी पॉल से उसकी सहायता करने का रिक्वेस्ट करती है तो उसका हाथ धीरे धीरे हिलने लगता है, जिसका मतलब है कि कोई शक्ति अब उसे कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद रात में स्टेफनी खिड़की से एक जोरदार धमाका सुनती है, जिससे मानो उसकी जान निकल जाती है। धीरे धीरे और सावधानी से वह जांच के लिए वहां जाती है और अब वहां पर हर जगह खून ही खून होता है। छोटी लड़की निशान का पीछा करती है और अपने पालतू खरगोश मिस्टर हॉफर को टेबल पर बुरी तरीके से घायल और खून से लथपथ हुआ पाती है। इस पर गुस्सा होकर वह पॉल के कमरे में जाती है और उसे खरगोश की मौत और उनके मम्मी पापा के जाने के लिए उसे ही दोषी ठहराती है। वह फिर एक बेसबॉल बैट उठाती है और बिस्तर पर पड़े पॉल के शरीर को पीटने लगती है। इस वजह से पॉल के सिर को ढकने वाला कपड़ा फिसल जाता है, जिससे उसका सड़ा हुआ चेहरा सामने आता है। अब अगली रात बारिश होती है और बिजली फिर से कट जाती है। स्टेफनी कुछ मोमबत्तियां लेने के लिए तहखाने में जाती है और वहां वह वॉशिंग मशीन को भयानक रूप से हिलते हुए नोटिस करती है, जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन के अंदर फंस गया हो। यह देखकर वह डर कर सीधे अपने टेंट की ओर भागती है और सो जाती है। इसके बाद देर रात स्टेफनी किसी को दरवाजे खोलते हुए सुनती है। वह इसे जांचने के लिए नीचे जाती है और फर्श पर हर जगह पानी देखती है और स्टेफनी मान लेती है कि कोई जरूर घर के अंदर घुस चुका है। अब जैसे ही बिजली चमकती है तो वह अपने पीछे किसी को खड़ा हुआ महसूस करती है। इतने में भयभीत स्टेफनी बाथरूम में जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। तभी किसी के कदम उसके पास आने लगते हैं, जिससे वह डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह उसके मम्मी पापा एरिक और जेन ही हैं, जो उससे मिलने लौट आए हैं। इसके बाद बच्ची उनसे मिलती है और उनके साथ सो जाती है। अब अगले दिन जेन स्टेफनी के सामने अपनी ड्रेस बदलती है, यह मानते हुए कि वह सो रही है। हालांकि वह गलत है। छोटी लड़की जागकर अपनी माँ को पीछे से देख रही होती है। अब स्टेफनी को पता चलता है कि अजीब तरह से उसकी माँ
के पेट पर कुछ डॉट जैसे निशान हैं, जिससे स्टेफनी डर जाती है। कुछ देर बाद में स्टेफनी अपने फादर को लकड़ी के ब्लॉक ले जाते हुए देखती है, जो घर के चारों ओर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनका दावा है कि वह घर को राक्षस से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह देखकर स्टेफनी अपने भाई के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ स्टेफनी को उसकी लाश नहीं मिलती है। किसी को बताए बिना वह फिर अपने भाई की तलाश में जंगल में चली जाती है, लेकिन उसकी निराशा के लिए वह पाती है कि उसके पेरेंट्स ने पॉल को घर के पीछे पहले ही दफन कर दिया होता है। गुस्से में छोटी लड़की अपने हाथों से ही लाश को खोदने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय उसके मम्मी पापा बुलाने लगते हैं। जब स्टेफनी घर लौटती है तो उसकी माँ उसे बिना पूछे कभी भी बाढ़ से बाहर निकलने के लिए मना करती है। छोटी लड़की मान तो जाती है, लेकिन पॉल को घर में वापस लाने के लिए अपनी माँ से कहती है। अब अगली सुबह नाश्ते के लिए पेनकेक खाते समय स्टेफनी अपनी माँ से पूछती है कि उन्होंने उसे घर में अकेला क्यों छोड़ दिया था। जेन जवाब देती है कि वह ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि स्टेफनी के अंदर दानव आ गया है। यह सुनकर छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि राक्षस जंगल में रहता है और जब भी घर के अंदर झगड़ा या शोर होगा तो वह उन पर हमला कर देगा। आगे स्टेफनी यह भी बताती है कि जब दानव घर में प्रवेश करता है तो चुप और शांत रहना चाहिए। बाद में उसी रात पॉल के शव को एक अनदेखी शक्ति खिड़की के माध्यम से घर में वापस ला देती है। मम्मी पापा दोनों यह देखकर घबराए हुए अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी उसे भारी मन से दफनाया था। हालांकि स्टेफनी सामान्य रूप से रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रात के खाने के दौरान वह एरिक से पूछती है कि क्या दानव ने उसके भाई को वापस लाया, और एरिक जवाब में हाँ कहता है। वह स्टेफनी को यह भी बताता है कि दानव उसके पीछे पड़ा है और वे जहाँ भी जाएंगे उनका पीछा करता रहेगा। अगले सीन में स्टेफनी चुपके से अपनी माँ के कमरे में प्रवेश करती है और एक बोर्ड पर कई अखबारों की कटिंग को देखती है, जिसमें उसके जैसे जघन्य अपराध करने वाले छोटे बच्चे शामिल होते हैं। वह टेबल पर रखी एक किताब को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जेन वास्तव में ब्रेन सर्जरी और उसके प्रोसीजर का अध्ययन करने की कोशिश कर रही है। अब जब वह अन्य पोस्टरों को देख रही होती है तभी जेन कमरे में भागती हुई आती है, जिससे स्टेफनी टेबल के नीचे छिप जाती है। जेन चिंतित दिखाई पड़ती है और जैसे ही वह दिमाग की तस्वीरों को देखती है वह अपना आपा खो देती है और उन्हें दूर फेंक देती है। इसके बाद में जब स्टेफनी बाथ टब में मजे ले रही होती है तभी एरिक उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि दानव कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि केवल उसकी बुरी भावनाओं का परिणाम है। इसलिए स्टेफनी को खुद पर कंट्रोल रखने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि वह नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे। अब यह सुनकर स्टेफनी सहमत तो होती है, लेकिन बदले में अपने फादर से पूछती है कि उसे अकेला क्यों छोड़ दिया गया। उसका यह सवाल एरिक को भावुक कर देता है और वह धीरे धीरे फुसफुसाता है कि वह डर गया था और उसे नहीं पता था कि अपने परिवार को बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। अब रात में स्टेफनी सीढ़ी से नीचे चलती हुई अपने पेरेंट्स को उसे कंट्रोल में करने के तरीके पे चर्चा करते हुए सुनती है। एरिक सकारात्मक लगता है, यह विश्वास करते हुए कि स्टेफनी अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकती है, जबकि जेन को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। वह सुझाव देती है कि वे स्टेफनी की ब्रेन सर्जरी करेंगे, लेकिन एरिक यह कहते हुए इसका विरोध करता है कि इसमें स्टेफनी के जान को खतरा है और वह अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। उधर स्टेफनी जो यह सब सुन रही होती है एक शब्द नहीं कहती और बस सोने के लिए अपने कमरे में लौट आती है। अब अपने सपने में वह प्रवेश द्वार के दूसरी ओर एक अजीब आवाज सुनती है। धीरे धीरे वह उसकी ओर चलती है और देखती है कि दरवाजा पहले ही खुला है। अचानक जब वह दरवाजे के पास पहुंचती है तो वह बंद हो जाता है, जिससे वह घबरा जाती है। इसके बावजूद वह धीरे से दरवाजा खोलती है और दूसरी तरफ अपने फादर को भूत बना देखती है। इसके साथ ही वह चीखने लगती है और अंत में अपने सपने से जाग जाती है। हालांकि स्टेफनी को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वह केवल एक सपना था, इसलिए वह नीचे जाती है और उसी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे दिलासा देते हैं। स्टेफनी एरिक को बताती है कि उसने सपने में दानव को उसे मारते हुए देखा था, और जैसे ही वह यह कहती है एंट्रेंस डोर अचानक खुल जाता है और एक अदृश्य शक्ति एरिक को बाहर खींच लेती है। यह देखकर जेन स्टेफनी को एक कोठरी के अंदर छिपने की जगह पर ले जाती है। स्टेफनी अपनी माँ को शांत और चुप रहने के लिए कहती है ताकि राक्षस उन्हें देख न सके और वापस लौट जाए। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है और जेन चारों ओर देखने के लिए कोठरी से बाहर निकल जाती है, जब वह कुछ नहीं देखती है तो वह अपनी बेटी से कहती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह स्टेफनी को अपने साथ चलने के लिए कहती है तो उसे वही शक्ति फिर से खींच लेती है। अब डरकर स्टेफनी अपने कमरे में भागती है, फ्रांसिस को पकड़कर खिड़की से कूद जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है, लेकिन तुरंत ठीक भी हो जाती है और इसके बाद सीढ़ी पर चढ़ने और अपने घर वापस जाने की कोशिश करती है। एरिक और जेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये सब अनोखी ताकतें खुद छोटी लड़की से निकल रही होती हैं, जो उन्हें वापस खींचती रहती हैं। सौभाग्य से जेन अपनी ताकत का आखिरी बार यूज करती है और स्टेफनी को सीढ़ी से नीचे खींच लेती है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती। जैसे ही पेरेंट्स जमीन पर लेटते हैं, एक
कई हाथों वाला अजीब जीव उन पर हर तरफ से हमला करने की कोशिश करता है। जेन अपनी बेटी को रुकने का आदेश देती है, लेकिन छोटी लड़की इतनी डरी हुई है कि वह कुछ नहीं सुनती है। लेकिन इससे पहले कि कोई और नुकसान हो, जेन एक बेहोशी की दवा वाली रुमाल निकालती है और उसे स्टेफनी के नाक पर रख देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। अब जीव के चुप हो जाने पर वह स्टेफनी को कहती है कि तुम्हारे अंदर ही राक्षस है। अब अगले दिन स्टेफनी उठती है और अपने पेरेंट्स से उनकी अनुमति के बिना घर से बाहर जाने के लिए माफी मांगती है। तभी एरिक उसे दिलासा देता है और बताता है कि उसके अंदर एक राक्षस है जो स्टेफनी के सभी कामों और दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है। कुछ पेंडुलम बॉल्स की मदद से वह फिर स्टेफनी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उसने पॉल के साथ क्या किया। छोटी लड़की अपनी आंखें बंद कर लेती है और बताती है जब वह और हैलोवीन के लिए कद्दू बना रहे थे तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसी वजह से स्टेफनी ने पॉल पर अपने सभी हाथों से हमला कर दिया। इतना कहकर वह फिर हिंसक होने लगती है, लेकिन जेन उसे वैक्सीन लगाकर शांत करती है। इसके बाद पेरेंट्स स्टेफनी को एक ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और जेन उसके ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ती है। एरिक अपनी वाइफ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि उसे जीवित और सुरक्षित रखने के लिए यही एकमात्र तरीका है। अब यह पता चलता है कि वह ब्रेन की सर्जरी करके राक्षस को वहां से हटाना चाहती है। तभी दुर्भाग्य से ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले छोटी लड़की को होश आ जाता है और वह अपनी शक्तियों से पूरी प्रयोगशाला को नष्ट कर देती है। अगले सीन में एरिक समाचार देख रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि स्टेफनी जैसे बच्चों के इलाज के लिए दुनिया भर में की जाने वाली मेडिकल ऑपरेशन गलत हो गए हैं और इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं। समाचार में यह भी बताया जाता है कि मेडिकल सर्जरी इलाज खोजने की आखिरी उम्मीद थी। अब जब यह फेल हो गया है तो इस दुर्लभ स्थिति से पीड़ित बच्चों को जान से मार देना ही एकमात्र विकल्प बचा है। अब सुबह स्टेफनी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी ओर पेरेंट्स ने अपनी बेटी को गर्म चॉकलेट में जहर देकर मारने की साजिश रची। एरिक तब स्टेफनी को जंगल में टहलने के लिए उसके साथ जाने के लिए कहता है। जबकि बाप बेटी बातें करते हैं तो स्टेफनी अपने फादर से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। एरिक ये सुनकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद वह अपनी बेटी को हॉट चॉकलेट पीने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वह इसे पी पाती, उसकी अलौकिक शक्ति सीपर को दूर फेंक देती है और उसका चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। वह खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है, जिससे एरिक अपनी बंदूक उठाता है और उसे कई बार गोली मारने के लिए मजबूर होता है। इस घटना के बाद एक व्याकुल एरिक घर लौटता है, यह विश्वास करते हुए कि स्टेफनी की मौत हो गई है। वह फूट फूट कर रोता है और अपने किए पर अपना दोष प्रकट करता है। हालांकि अगले दिन जब वह स्टेफनी के शरीर को दफनाने के लिए तैयार होता है तो वह उसे पिछले दरवाजे पर खड़ा पाता है। हक्का बक्का एरिक रिएक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेफनी उसे कोई मौका नहीं देती और उसे अपनी पूरी खतरनाक शक्तियों से हवा में फेंक देती है। वह फिर जेन को खोजने के लिए बाथरूम की ओर जाती है और जेन को नीचे खींचकर बेरहमी से दीवार पर दे मारती है। इसके बाद वह एरिक पर चाकू से वार करती है और जेन की हड्डियों को तोड़कर उन्हें तुरंत मार डालती है। इसके साथ ही वह यह भी कहती है कि तुम लोगों को यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए था। इसके बाद अंतिम सीन में वह अपनी अलौकिक शक्तियों के साथ पूरे घर को नष्ट करके अपने पेरेंट्स के शरीर को बाहर खींचती है और उन्हें पॉल के कब्र पर छोड़ देती है। इसके साथ ही वह अपने खिलौने के कछुए पर गिरने और कदम रखने के बाद पड़ोस में अन्य संपत्ति को भी नष्ट कर देता है। अब ऐसा लगता है कि जैसे उसकी छाया ने अब एक विशाल ऑक्टोपस की तरह अपना सभी हाथ फैला रखा है। फिल्म समाप्त होने के साथ हमें पूरी पृथ्वी का एक एरियल शॉट दिखाया जाता है जो घातक आग से पूरी तरह तबाह हो गया है। यहाँ से पता चलता है कि अन्य खतरनाक शक्तियों वाले बच्चे जीवित हैं और अपना खतरनाक चमत्कार दिखा रहे होते हैं। और दोस्तों, यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल फिल्मी फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।